तो भाई लास्ट वीडियो हमने देखी हुई थी, वो थी चंदवंश के बारे में, जहाँ पर हमने जो परीक्षा वाणी के क्वेश्चन है चंदवंश से रिलेटेड वो कंप्लीट किए थे। तो एक बार मैं थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ कि चंदवंश में स्टार्ट कैसे हुआ था चंदों का वंश। तो क्या था कि यहाँ पर कत्यूरी का शासन चल रहा था और कत्यूरी वंश का जो लास्ट राजा है उसका नाम था बीरमदेव, ठीक है, या ब्रह्मदेव भी लिखते हैं कहीं पर। तो काफ़ी अत्याचारी राजा था। तो इसके शासनकाल में लगभग 1025 के आसपास अयोध्या से एक बंदा आया जिसका नाम था सोमचंद नाम था। ये तीर्थाटन के लिए आया हुआ था, घूमने के हिसाब से समझ लो, क्योंकि पहले से भी यहाँ पर देवभूमि है तो तीर्थ वगैरह के लिए काफ़ी फेमस थी। तो ये बंदा आया इधर उत्तराखंड में और इस बीरमदेव ने अपनी लड़की की शादी कर दी इसके साथ, सोमचंद के साथ। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या किया कि ये तो दामाद बन गया, तो इसको दे दी ज़मीन कुछ दहेज में। और ज़मीन कहाँ पर दे दी? वो दे दी चंपावत में। तो चंपावत में दे दी और वहाँ इस बंदे ने किला बनाया जिसे कहते हैं राजबुंगा का किला, ठीक है। और वहाँ से फिर इसका वंश जो है वो स्टार्ट हो गया आगे को, ठीक है। इस तरीके से चंद शुरू हुआ था। और ख़त्म कैसे हुआ? चंदवंश का जो लास्ट राजा था महेंद्र चंद, वो 1790 में गोरखाओं के द्वारा मारा गया हवालबाग के युद्ध में, ठीक है। और उसके बाद गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से हुआ ख़त्म। अब हम बात करने वाले हैं पाल वंश के बारे में, या सॉरी परमार वंश के बारे में, जिसे कहते हैं पंवार वंश भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये वंश था गढ़वाल का, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ गढ़वाल में? तो गढ़वाल की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि मौखरी नरेश जो है ग्रह वर्मा, तुम्हें पता ही है 600 के आसपास ग्रह वर्मा, मतलब 6वीं शताब्दी में 500 समथिंग के आसपास ग्रह वर्मा के हाथ में जो है यहाँ की कमान आ गई थी, ठीक है। लेकिन ग्रह वर्मा की हो गई हत्या, और हत्या होने के बाद जो है इसका जो दामाद हुआ उसका नाम था हर्षवर्धन, ठीक है। थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन, उसको मतलब यहाँ की कमान मिल गई। तो वह हर्षवर्धन की फिर जब मृत्यु हुई, हर्षवर्धन, ठीक है, अभी अमर तो यह है नहीं, ये भी मरेगा। तो इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? बहुराजकता का युग आ गया। बहुराजकता का मतलब है बहुत सारे राजा। अब क्या होगा, जैसे पहले एक पावरफुल राजा है हर्षवर्धन, उसने पूरा एरिया अपने अंडर में किया हुआ है, लेकिन ये मर गया। तो अब हर जो छोटे छोटे नेता बने घूमते हैं, उनने सब ने अपना अपना एक एरिया कब्जा लिया। उसने कहा ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और इस तरह से करते करते गढ़वाल के अंदर 52 गढ़ बन गए। हर किसी ने अपना एक एक किला बना दिया, 52 किले बना दिए इन्होंने, छोटे छोटे राजाओं ने, ठीक है। उन छोटे छोटे ठकुरी राजाओं को खसी कहते थे, खसिया, खसिया, ठीक हो गया। तो इन्होंने जो है गढ़ बना लिए अपने 52 गढ़, और उन्हीं में एक गढ़ था चांदपुर गढ़, ठीक हो गया। बहुत सारे गढ़ थे, चांदपुर गढ़ है, उप्पू गढ़ है, लंगूर गढ़ है, तो बहुत 52 गढ़ हैं, वो अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। तो चांदपुर गढ़ का एक राजा था जिसके टाइम पर 688 के लगभग गुर्जर प्रदेश, ठीक है, माना जाता है कि गुजरात होगा ये, यहाँ से कनकपाल नाम का एक युवक, कनकपाल जो है वो तीर्थाटन के लिए आया, ठीक हो गया, वो घूमने के लिए आया तीर्थ में इधर। फिर वो स्टोरी सेम ही है। इस चांदपुर गढ़ वाले ने अपनी लड़की की शादी, इस चांदपुर गढ़ का राजा था सोनपाल, ठीक है। सोनपाल चांदपुर गढ़ का राजा था, इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया कनकपाल के साथ, ठीक हो गया। और फाइनली क्या हुआ कि चांदपुर गढ़ में ही, क्योंकि वो इसके ही अंडर में आ गया, अब तो चांदपुर गढ़ से शुरुआत हो गई पंवार वंश की। तो इस तरीके से स्टोरी स्टार्ट हो गई। और ख़त्म क्या हुआ था पंवार वंश? जो ख़त्म तो अलग अलग तरीके से हुआ। पहली बार में हुआ कि प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखाओं के हाथों, ठीक है, 1804। लेकिन फिर दूसरा स्टोरी स्टार्ट होती है उसकी
कि सुदर्शन शाह ने जब मतलब उसको सत्ता मिल गई थी अंग्रेजों की मदद से, तो फाइनली फिर मानवेंद्र शाह, क्योंकि अब पूरा गढ़वाल तो मिला नहीं था, तो उनको रह गया था टिहरी सिर्फ, क्योंकि अंग्रेजों ने मदद करी तो अंग्रेज छोड़ेंगे थोड़ी, तो उन्होंने सारा कुछ कब्जा लिया, सिर्फ टिहरी दी उसको। और लास्ट जो राजा था मानवेंद्र शाह, उसने फिर 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय कर दिया टिहरी का। ठीक हो गया। और उत्तराखंड का एक उत्तर प्रदेश का राज्य बना था, फिर बाद में उत्तराखंड का हो गया। तो इस तरीके से कुछ स्टोरी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं परमार वंश के। तो यहाँ बहुत सारे गढ़ों के नाम दिए हैं, 52 के 52 गढ़ लिख रखे हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ। चांदपुर गढ़, चौंडा, तोप, लोहावा, दसौली, कुंडारा, धौना, रतन, नागपुर, कोली, रवाड़, फल्याण, बांगर, सिल, कुजड़ी, भरपूर, नाला, उप्पू। यहाँ पर एक उप्पू भी है, ठीक है, ये भी एक गढ़ था, इसको याद रखना, क्योंकि उप्पू गढ़ का जो सरदार था वो था नीलू कठायत, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। बहुत सारे हैं, लंगूरगढ़ है, लंगूरगढ़ का युद्ध भी हुआ था, ठीक है ना, संधि। तो मतलब ये काफी 52 के 52 गढ़ में बोलूंगा तो है नहीं, तो यहाँ पर लिखा है कि ये सब क्या है, तो ये सब थे गढ़वाल के 52 गढ़, ठीक है नहीं, गढ़वाल की 52 गढ़। अच्छा, 1 से लेके 36 राजाओं तक के बारे में कुछ खास जानकारी मिलती नहीं है, बस एक स्थापना करी थी कनकपाल ने, वो तो पता ही है। फिर 36 तक ऐसी नॉर्मल थे, उनका कुछ अता पता है नहीं। फिर 37वां राजा था इसका, जिसका क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ चांदपुरगढ़, तुम्हें पता ही है चांदपुरगढ़ ही था जहां पर से पंवार वंश की नींव पड़ी थी। लेकिन जो 37वां राजा था जिसका नाम था अजयपाल, उसने क्या करा, उसने ये 51 गढ़, क्योंकि एक तो उसी का होगा, बाकी के 51 जीत लिए और पूरा गढ़वाल जो हम आज देखते हैं वो बना डाला। यानी कि पूरे जो गढ़ थे उन सबको जीत करके एकीकरण कर दिया गढ़वाल का, कह सकते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कहाँ का था, तो वो था गुर्जर प्रदेश का, गुर्जर प्रदेश, यहाँ का था कनकपाल। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 688 से लेकर 1949 तक चला, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है 688 से 90, और उत्तराखंड में लगभग लगभग यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। और फिर बाद में 1790 तक तो फिर गोरखाओं ने ले लिया, फिर अंग्रेजों के हाथ आ गया। तो मतलब इस वंश की बात अगर करें तो इतना उसका था। और यहाँ पर पंवार वंश 688 से शुरू हुआ, 1949 तक चला, और इस बीच में कुल 60 राजा हुए हैं, और ऐसे ही लगभग 62 राजा यहाँ भी हुए हैं चंद वंश में। गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित करके एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की, तो ये की 37वें शासक अजयपाल, इसने करी, ठीक। उसके बाद अच्छा, ये अजयपाल ना, ये नाथ वंश का वो था, गोरखनाथ को मतलब ये मानता था, नाथ संप्रदाय को ये मानता था, नाथ वंश की परंपरा से जुड़ा हुआ था। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर में स्थापित करी, ठीक है, ये करी अजयपाल ने। क्योंकि अजयपाल ने क्या है कि सब जीत लिया, जीतने के बाद फिर उसने जो चांदपुरगढ़ तक वो लिमिटेड थे वहां से हट करके श्रीनगर में अपनी राजधानी को ये ले गया, ठीक है। और ये कब किया इसने, ये किया 1358 ईस्वी में, ठीक हो गया। देखते हैं चीजें चल रही है नहीं प्रॉपर, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू है। तो अब अगला क्वेश्चन इसमें आएगा, अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे, तो मैंने पहले ही बता दिया, अजयपाल जो है वो नाथ पंथ का था, तो ठीक है, नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ का, ठीक है नहीं, गोरखनाथ को जो मानते हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वो भी नाथ संप्रदाय को ही मानते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं, परमार नरेश अजयपाल ने कहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुल देवी राज राजेश्वरी की प्रतिष्ठा की। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो कि अजयपाल ने राजप्रासाद यानी कि महल का अपना कहाँ पर निर्माण कराया, एक तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा, इनकी जो कुल देवी थी उसका नाम क्या था, राज राजेश्वरी, ठीक है ना, इनकी प्रतिष्ठा की किसने, अजयपाल ने ही की थी। महल बनाया और कुल देवी की प्रतिष्ठा की, तो ये था देवलगढ़ में, ठीक है, देवलगढ़ में इसने महल बनाया और अपनी कुल देवी की प्रतिष्ठा करी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम्राट अकबर के समकालीन के परमार शासक कौन थे।
तो देखो अकबर के समकालीन का अगर हम बात करें चंद में, तो रुद्रचंद था, ये पता ही है, मिलने भी गया था बहुत सारे आइटम लेके, ठीक है। और यहाँ ये चंद में था। परमार की बात कर लेते हैं, या परमार शासक जो ये लिखते हैं, तो ये थे सहजपाल, ठीक है। और ये 42वें नंबर के शासक थे, ठीक हो गया। उसके बाद है सर्वप्रथम किस परमार शासक ने नामांत में शाह उपाधि शुरू करी। नामांत मतलब नाम के अंत में शाह की उपाधि किसने शुरू करी, तो ये करी बलभद्र शाह, बलभद्र, बलभद्र शाह, ठीक है। इसने ही अपने नाम में शाह लगाना शुरू करा। और ये जो बलभद्र शाह था ये 43वां था नंबर में, ठीक है। यानी कि सहजपाल के बाद फिर बलभद्र पाल होगा, बाद में इसने शाह लगाना शुरू कर दिया, तो बलभद्र शाह ये बन गया, ठीक हो गया। बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक ही परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह की उपाधि लगी है, तो ये 38वां राजा है जिसका नाम था कल्याण शाह। तो ये मतलब कल्याण शाह, तो ये आंसर नहीं होगा शाह लगाने की, क्योंकि शाह जो लगाना शुरू करा वो बलभद्र शाह नहीं करा, इसका नाम ही कल्याण शाह था, वो बेचारे की गलती नहीं है, ठीक। नाम में ही कल्याण शाह रखा था उसके, तो शाह को उपाधि के तौर पर लगाना शुरू करा बलभद्र शाह ने। अब किसी का नाम में ही शाह हो तो कोई क्या करेगा, ठीक है ना, उपाधि नहीं थी वो। उसके बाद बात करते हैं किस मुगल शासक के सैनिकों का गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका और पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे। तो ये शाहजहां के सैनिक थे, ठीक है। नहीं, नवाजत खां जो है वो उसका मतलब सेनापति था, जिसने देहरादून के वहां पर आक्रमण करने की कोशिश करी थी, तो कर्णावती ने जो है उनको पकड़वा के नाक कान कटवा दिए थे, तो इसीलिए उसको नक्कटी रानी कहते हैं, ठीक है। नहीं, नक्कटी रानी कर्णावती का ही नाम है, कर्णावती को कहते हैं। अब दो चीजें हैं कि या तो सही में पकड़ के नाक कटवाया होगा, या फिर नाक कटाना जैसे मुहावरे के तौर पर इसको इस्तेमाल करा जा सकता है कि नाक काट दी बोलते हैं ना, मतलब कि बेइज्जती कर दी, तो हरा दिया उसको, तो एक तरीके से बेइज्जती हो गई उसकी, तो नाक काटना ये भी हो सकता है। अब बाकी एग्जैक्टली तो कोई नहीं जानता कि सही में नाक कटाया था या क्या किया था। बाकी देहरादून महारानी कर्णावती को जाना जाता है, तो नाक काटने वाली रानी या नाक कटी रानी। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था, ये कर्णावती ने ही कराया था, ठीक है। कर्णावती ने कराया था राजपुर नहर का निर्माण, जो कि है राजपुर नहर, जो कि है देहरादून में, ठीक हो गया। कहाँ पर है, दून में लिख देता हूँ यहाँ पर, दून, ठीक। उसके बाद है किस परमार शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया था। तो भाई तुम्हें पता है पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, ठीक है। इसने सुलेमान शिकोह को दिया था, सुलेमान शिकोह। देखो ऐसा है, सुलेमान शिकोह ये था दारा शिकोह, दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान शिकोह, ठीक है ना। औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह। औरंगजेब ने मतलब सत्ता के चक्करों में जो है वहाँ सब मारकाट चलने में लगी थी, वो अपने भाइयों को ढूंढ ढांट के मरवाने की कोशिश कर रहा था, तो इसके भाई का पुत्र था सुलेमान शिकोह। दारा शिकोह मतलब थोड़ा सेक्युलर टाइप का बंदा था, औरंगजेब कट्टर था एकदम। तो जो सुलेमान शिकोह था, इसको उसने मतलब दारा शिकोह ने भागने के लिए बोला, तो इसने शरण ले ली यहाँ पृथ्वीपति शाह के दरबार में। और पृथ्वीपति शाह ने अब ठीक है शरण में आया हुआ, तो इसको औरंगजेब को नहीं दिया, लेकिन इसका जो लड़का था मेदिनी शाह, उसने जो है अपने बाप के साथ ही धोखेबाजी कर दी, और इसको जो है औरंगजेब को मतलब बता दिया कि भैया यहाँ पर है, और मेरे हिसाब से तो पकड़वा दिया था। तो उसी के चक्कर में फिर पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजक थी, गर्वभंजक थी महिपत शाह की, ठीक है। इसने गर्वभंजक की उपाधि ली हुई थी, ठीक है। कमेंट में बताना परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि किसने ली थी, नाम लिख देना उसका, ठीक है। परम भट्टारक महाराजाधिराज की, इतने भयानक भयानक उपाधियां थी जो ये लोग लेते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह पर नवरत्न विराजते थे। तो ये है भाई फतेह शाह, इसके दरबार में थे नवरत्न, ठीक है, नवरत्न। मौलाराम का नाम सुना होगा,
इधर ही थे। चैतू और माणकू के बारे में सुना होगा, मतलब ये सारे यहीं से स्टार्ट हुआ था, सीधी बात तो यह नवरत्न इसी ने रखे थे फतेह शाह ने। गढ़वाल पर गोरखों का आक्रमण 1791 में हुआ था, पता ही है तुम्हें, ठीक है। तो इस आक्रमण में क्या हुआ, मतलब तो वो पराजित हुए, और क्या हुआ, पराजित नहीं होते तो वो कब्जा कर लेते, तो पराजित हो गए उस टाइम पर, ठीक है ना। गोरखों को गढ़वाल पर 1804 ईस्वी में प्रद्युमन शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली। तो प्रद्युमन शाह जब मतलब राजा था उस टाइम पर फिर गोरखों ने 1804 में किया था अटैक, तुम्हें पता ही है। तो 1804 में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया, ठीक है नी, इनके नेतृत्व में इनको सक्सेस मिली। गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया जिसमें राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये था भाई 14 मई 1804, डेट याद कर लो, ठीक है नी। इसमें प्रद्युमन शाह की मौत हो गई थी और उसके बाद फिर गढ़वाल में भी गोरखाओं ने कब्जा कर लिया और लगभग 10 साल 5 महीने तक रहे वहां पर गढ़वाल में। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन क्रमशः रहा था। तो कुमाऊं पर तो तुम्हें पता ही है 25 साल रहा था, गढ़वाल पे लगभग 10.5 वर्ष, 10.5 साल, यानी कि 10 साल 6 महीने हुआ अगर महीने में काउंट करें तो, ठीक है ना। 10 साल 6 महीने, 10.5 का मतलब वही हुआ, और 25 साल तो कुमाऊं पे रहा था, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1790 में ही इन्होंने जीत लिया था। और इस अत्याचारपूर्ण शासन को क्या नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं गोरख्याली या गोरखाली भी कहते हैं, कुछ भी बोलो, मतलब गोरखाली या गोरख्याली का मतलब है कि गोरखाओं का अत्याचारपूर्ण शासन। अब अत्याचारपूर्ण क्यों, क्योंकि भाई ये मतलब इनका एक कहावत थी इनके उसमें कि ब्राह्मणों के, मैं लिख देता हूं देखो, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, समझ रहे हो ना। तो इनका कहना था जैसे ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों को मानना जो है पाप माना जाता था ना, तो ब्रह्म हत्या बोलते थे। तो ये इनका कहना था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, तो मतलब सिर को उड़ाया जा सकता है, ठीक हो गया। तो बाकी टैक्स तो भाई साहब टैक्सों का तो ना ही पूछो, इतने टैक्स लगा रखे हैं, इन पर पूरी सेपरेट पार्ट है मेरा, तो उसको देखना आप। अंधाधुंध टैक्स गोरखाओं ने लगाए थे, तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा मतलब शोषण इन्होंने किया था। गोरखों का जो शासन है वो नागरिक के बजाय फौजी था, ठीक है। दास्ता बेगार और अन्यायपूर्ण कर प्रणाली इनके शोषण के आधार थे। नेपाल राजा के प्रतिनिधि के रूप में गढ़वाल और कुमाऊं पर प्रशासन कौन करता था। तो नेपाल राजा जो है, राजा तो क्योंकि गोरखा तो नेपाल के थे, तो राजा उनका नेपाल में ही था, लेकिन जहां वो जीतते थे, जैसे उन्होंने कुमाऊं जीता या गढ़वाल जीता, तो ये अपना सूबेदार नियुक्त कर देते थे, ठीक है। और वो सूबेदार जो है वो यहाँ पर शासन करते थे, ठीक है। उन सूबेदारों को या तो सूबेदार या फिर सुब्बा भी कहते थे, ठीक है, सुब्बा कहा जाता था इनको। उसके बाद बात कर लेते हैं, किस गढ़वाल नरेश की मांग पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखों को गढ़वाल में पराजित करवाया। तो अंग्रेज की सेना किसने भेजी थी, अंग्रेजों की सेना भेजने के लिए कहा था सुदर्शन शाह ने, सुदर्शन शाह, ठीक है, ये यहाँ पर लगेगा सुदर्शन शाह ने, क्योंकि तुम्हें पता ही प्रद्युमन शाह का लड़का था सुदर्शन शाह, और इसने ही जो है अंग्रेजों की हेल्प ली और फाइनली टिहरी गढ़वाल में जो है अपना मतलब जो नया राज्य है वहां से शुरू करा इसने, क्योंकि बीच में जब वो मर गया था प्रद्युमन शाह तो गोरखाओं ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसका जो दूसरा लड़का था उसको उन्होंने काठमांडू जेल में भेज दिया था। बात कर लेते हैं, गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने मई 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच वह कौन सी संधि हुई
जिसके तहत गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया। तो ये काफी फेमस जो है संधि है, डेट तुम इसकी याद कर लो, ये है संगोली की संधि। ठीक है, संगोली संधि, और ये कहाँ पर हुई थी? बिहार में। ठीक हो गया, तो ये संगोली की संधि हुई थी। इसका पूरा मैं बताऊंगा, गजराज मिश्र और क्या क्या, मतलब कौन कौन थे अंग्रेज और क्या था, वो पूरा आगे बात करेंगे। वह कौन सरकार थी जो संगोली संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 4 मार्च 1816 को संधि स्वीकार कर ली। संधि जो है स्वीकार कर ली इन्होंने। ठीक है, अब 1 मिनट में जरा देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है। ठीक हो गया। हाँ तो भाई हुआ क्या था ना, हुआ ऐसा था कि जैसे देखो 1815 2 दिसंबर 1815 को 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों ने गोरखाओं को मतलब हराया था और संगोली की संधि की थी। ठीक, लेकिन गोरखाओं ने संगोली की संधि नहीं मानी, तो इसके कारण क्या है, फिर दोबारा से उन्होंने अटैक किया। मतलब वो तो काठमांडू की तरफ को सेनाएं भेजने लगे थे, हर डायरेक्शन से कुछ इस तरीके से जो है नेपाल में घुसने लगे थे वो चारों तरफ से मतलब। तो फाइनली गोरखाओं को फिर संधि माननी पड़ी और 1816 में 4 मार्च 1816 को फाइनली जो है उन्होंने संगोली की संधि को स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया? तो गढ़वाल का लगभग पूर्वी आधा हिस्सा जो है वो गढ़वाल का ले लिया अंग्रेजों ने। ठीक है, ये बोल करके कि जो उनका मतलब खर्च हुआ है उसकी भरपाई के तौर पर लिया था। और गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी को श्रीनगर से हटा करके फिर 1815 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया? टिहरी में करेगा। भाई ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, जब श्रीनगर उसके अंडर में रहा ही नहीं तो वो श्रीनगर में राजधानी कैसे रख सकता है ना। पहले चांदपुरगढ़ चमोली में थी, फिर वहाँ से जो है अजय पाल ने जब सब कुछ जीत वीत लिया तो फाइनली श्रीनगर में कर दिया और लास्ट में फिर बेचारों को टिहरी में ही सीमित होना पड़ा, तो राजधानी उनकी टिहरी हो गई। ठीक हो गया। टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के मध्य में संधि हुई। तो 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के मध्य में संधि होती है कि उनका जो टिहरी में शासन रहेगा वो बरकरार रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, टिहरी में पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण कराया। तो ये कौन कराएगा? सुदर्शन शाह। आधी चीज़ें तो मतलब ये पढ़ने के बाद वैसी समझ में आ जाती हैं कि देखो, जब टिहरी में ही सीमित रह गया है तो उसको राजधानी अपनी शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो उसने टिहरी राजधानी शिफ्ट कर दी। अब राजधानी शिफ्ट कर दिया तो वहाँ पर राजधानी में मोस्टली होता क्या है, एक बढ़िया सा महल वगैरह होता है, तो वो महल भी बनाएगा। ठीक है, और उस महल का जो नाम है वो नाम क्या है? पुराना दरबार। मतलब ये महल का नाम नहीं है, ये पुराना दरबार आज कहते हैं शायद उसको, पहले तो पुराना दरबार नहीं हुआ ना, जब बना हुआ है तब कहेगा पुराना दरबार। तो क्वेश्चन है, कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि बनाया गया। तो ये बनाया गया दिसंबर 1842 को। जो कुमाऊं का कमिश्नर रहेगा वो उसका राज प्रतिनिधि रहेगा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों की तुम्हें नीतियां पता ही हैं, अंग्रेज बिल्कुल कंट्रोल करके चल रहे थे राजा को भी। उसके बाद बात करते हैं सुदर्शन शाह के द्वारा रचित ग्रंथ। तो पहले तो ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ का नाम है सभासार, ये लिखा है सुदर्शन शाह ने। ठीक है, इसमें कितने भाग हैं? तो ये 7 भाग में ग्रंथ लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद है, सुदर्शन शाह के मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र भवानी शाह ने कब तक राज्य किया? तो ये 1859 से लेके 1871 तक, यानी कि 59 से लेके 71 तक भवानी शाह ने राज्य किया। बाद वाले तो याद करे ही जा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा राजा है नहीं।
सुदर्शन शाह से लेके मानवेंद्र शाह तक में। ये हम चाहें तो मतलब सीधे याद भी कर लो, और करने जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट से ना। भवानी शाह के बाद प्रताप शाह ने 1871 से 1886 तक किया, ठीक, ये किया। और इन्होंने प्रताप शाह ने इसने अंग्रेजी शिक्षा शुरू कराई, अंग्रेजी शिक्षा, ठीक हो गया। और साथ ही प्रतापनगर तुमने नाम सुना ही होगा, तो वह भी प्रताप शाह ने ही बनाया था। प्रताप शाह के बाद आ गए कीर्ति शाह, ठीक है। कीर्ति शाह ने जो है राज किया 1886, जहां पर प्रताप शाह ने छोड़ा था, वहां से लेके 31 तक, 1931। और कीर्ति शाह ने भी एक तो बनाया कीर्ति नगर, तुम्हें पता ही है, ठीक है। नरेंद्र नगर भी है, प्रताप नगर भी है, कीर्ति नगर भी है, ये अपने अपने नामों के नगर जरूर बना लेते थे। तो इन्होंने जो है, जब कीर्ति शाह को मतलब राजा बनाया गया तब इनकी उम्र बहुत छोटी थी, तो इनकी जो संरक्षिका थी तो इनकी माँ थी गुलेरिया, ठीक है ना। तो कीर्ति शाह ने लगभग 11 साल शुरू के अपनी माँ गुलेरिया के संरक्षण में, ठीक है नी, रानी गुलेरिया के संरक्षण में इन्होंने राज किया। तो मतलब राजा रहेंगे ये, पर एक हिसाब से जो सारा काम है वो ये करते थे, संरक्षिका थी। उसके बाद है कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने 1898 में अवार्ड दिया कंपेनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडिया, ये अवार्ड अंग्रेज दे रहे हैं, ठीक, कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया। और 1901 में, ठीक है नी, नाइट कमांडर की उपाधि दी है, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी, कंपेनियन ऑफ इंडिया वाला तो पूछा गया, नाइट कमांडर ये भी पूछा जा सकता है, इसकी उपाधि, ये सन भी याद रख लेना, 1898, और 3 साल के बाद नाइट कमांडर की उपाधि दी गई, ठीक हो गया। उसके बाद कीर्ति शाह ने टिहरी में एक राज दरबार का निर्माण कराया। तो जैसे अभी तुमने पहले देखा होगा, सुदर्शन शाह ने जो एक महल बनाया था, ठीक है, उसका नाम आज के टाइम पर लोग कहते हैं पुराना दरबार, उस समय कुछ और नाम हो सकता है उसका, राजा का महल, कुछ भी बोलते होंगे, पर आज के दिन में वो पुराना हो गया है। क्यों? क्योंकि नया किसने बना दिया था? कीर्ति शाह ने। तो कीर्ति शाह ने जो महल बनाया उसे आज कहते थे नया दरबार, ठीक हो गया। तो नया दरबार कहते हैं इसको। तो जो सुदर्शन शाह ने बनाया वो ऑटोमेटिकली पुराना दरबार हो जाएगा। तो ये लोगों के द्वारा कहने पर ही होता है, मतलब राजा कोई सुदर्शन शाह नया महल बनाएगा, उसका नाम पुराना दरबार थोड़े रखेगा। तो ये आज के हिसाब से कहा जा रहा है उसको। तो कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार नामक एक राजप्रसाद का निर्माण कराया। तो ये जो नया दरबार कहते हैं, ये नया दरबार बनाया था 1881 में, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं, और क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं करने के लिए इसमें। टिहरी में हीवेट संस्कृत पाठशाला, कौन सी संस्कृत पाठशाला? हीवेट संस्कृत, ठीक है, पाठशाला, ये हो गया। प्लस प्राथमिक विद्यालय, टिहरी में बिजली की व्यवस्था, टिहरी में नगर पालिका, टिहरी में कृषि बैंक, टिहरी में प्रेस और हिंदी टाइपराइटर, ठीक है, एक टाइप का टाइपराइटर इसने आविष्कार किया हुआ था, टाइपराइटर का आविष्कार, ऐसा वाला श होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब किसने करे थे? कीर्ति शाह ने करे थे। और हाँ, वेधशाला भी इसने बनाई थी। वेधशाला होती है जहां पर दूरबीनें लगी रहती हैं और तारों वगैरह का अध्ययन करते हैं, मतलब जो खगोलीय पिंड होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे नैनीताल की एरीज में है वेधशाला, ठीक है। तो इसने कराया था
और किसने कराया था ये बोल रहा है तो वह है कीर्ति शाह ने। तो तुम देख ही सकते हो काफ़ी से नई नई चीज़ें स्टार्ट करा दी, जैसे संस्कृत की पाठशाला है, साथ में बंदा थोड़ा टेक्निकल माइंडेड पर्सन भी होगा तो टाइपराइटर का इसने आविष्कार भी किया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद। तो कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद 1913 में नरेंद्र शाह बने। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था नरेंद्र नगर इसने बनाया, नरेंद्र नगर बसाया। ठीक है, और कई जो स्टार्टिंग में कीर्ति शाह के द्वारा छोड़े गए काम थे उनको मॉडिफाई किया, बेटर किया, ये वाली बात। और उसके अलावा नरेंद्र शाह ने राज्य मुख्यालय को टिहरी से नरेंद्र नगर स्थानांतरित किया। तो कब किया? 1925 में। इस नरेंद्र शाह ने जो राज्य का मुख्यालय था उसको यहाँ स्थानांतरित कर दिया नरेंद्र नगर में, पहले टिहरी में था। ठीक, 1925 में इसने इसको स्थानांतरित कर दिया। और नरेंद्र नगर को फिर मैदान से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई, अनेक विद्यालय बनाए, अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया और वन विभाग का आधुनिकीकरण का कार्य किया। ये सारा कार्य किसने किया? नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र शाह ने। दोबारा से सुन लो, मैदान नरेंद्र नगर बनाया। अब जब नगर बना दिया उसको बसाने के लिए रोड वगैरह बनानी पड़ेंगी, तो सड़कों का निर्माण कराया मैदानों से जोड़ने के लिए, विद्यालय वगैरह बनाए, अस्पतालों का आधुनिकीकरण कराया। ठीक है, वन विभाग का आधुनिकीकरण कराया। और उसके बाद क्या है, अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट कर्नल, देखो लेफ्टिनेंट कर्नल और सर, ठीक है नहीं, KCSI, ठीक है, ये सब उपाधियां हैं, उपाधियां। और ये किसे दी थी? नरेंद्र शाह को। तो इनकी उपाधियां देख लेना किसको क्या दी है। ठीक है, रवाई कांड, ये भी नरेंद्र शाह के टाइम पर हुआ था, रवाई कांड। ठीक है, तिलाड़ी कांड जिसे भी कहते हैं, तिलाड़ी कांड, इसी को उत्तराखंड का जलियांवाला भी कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का जलियांवाला। अब तुम समझ ही गए होगे क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि जलियांवाला में क्या हुआ था सबको ही पता है। जनरल डायर ने जो मीटिंग कर रहे लोग थे उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी। ठीक, कई सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। ठीक, ऐसी ही नरेंद्र शाह जो हैं उन्होंने नहीं चलाई, नरेंद्र शाह गए हुए थे बाहर फॉरेन में, तो उनका जो दीवान था चक्रधर जुयाल, ठीक है, चक्रधर जुयाल, इसको उत्तराखंड का जनरल डायर कहते हैं। तो इसने जो है, लोग वन आंदोलन मतलब आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने एक मीटिंग सी आयोजित करी थी, तो इसको पता चला तो इसने जो है गोलियां चलवा दी। बस वही काम हो गया जो जनरल डायर ने किया था। तो रवाई कांड जो हुआ था वो हुआ था 30 मई 1930, ये भी याद रखना। साथ ही साथ श्रीदेव सुमन ने जो है 80+ डेज का भूख हड़ताल की थी और लास्ट में वो जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944। तो ये कांड भी जो है श्रीदेव सुमन, ये कांड भी नरेंद्र शाह के ही टाइम पर हुआ है, याद रख लेना इसको। ठीक है, तिलाड़ी कांड और श्रीदेव सुमन की मृत्यु सभी नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड में हो रखे हैं। उसके बाद है नरेंद्र शाह के बाद 25 अक्टूबर 1945 को 46 को 1946 को 25 अक्टूबर 1946 को कौन बने टिहरी रियासत के राजा। ठीक है, तो टिहरी रियासत के जो राजा बने वो थे मानवेंद्र शाह। ठीक हो गया, अब देख लेता हूँ चीजें प्रॉपर चल रही हैं क्या। ठीक है, तो ठीक ही चल रहा है अभी तक। तो अब बात कर लेते हैं फरवरी 1939 को
अंतरिम सरकार गठित हुई थी, उसमें प्रजामंडल के 4 सदस्यों का मनोनयन और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत के भारत में विलय की घटना हुई। तो ये भी मानवेंद्र शाह के टाइम पर ही हुई है, ठीक है ना। मानवेंद्र शाह, प्रजामंडल जो बनाया था वो बनाया था श्रीदेव सुमन ने। तो जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है वो बनाया था श्रीदेव सुमन ने, और वो बनाया था 1939 की जनवरी में, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता ही है 1944 में जो है श्रीदेव सुमन की मौत हो गई थी। लेकिन अब श्रीदेव सुमन की मौत हो गई, लेकिन ये प्रजामंडल तो चलने में ही था ना, ये थोड़ी बंद होएगा। तो यहाँ तक तो निपट गया है अपना जो लिखा हुआ था पंवारों के बारे में। अब बात कर लेते हैं ब्रिटिश। तो आज की वीडियो में ब्रिटिश तक करके जाएंगे हम, जो ब्रिटिश गढ़वाल वाला पार्ट है इसको निपटा देंगे, और इसमें वही कमिश्नर वगैरह पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, जो उसमें परीक्षावाणी में हैं। उसके बाद फिर स्वतंत्रता आंदोलन वाला आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो जल्दी से कर लेते हैं ब्रिटिश गढ़वाल को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत को छोड़कर शेष भाग को अंग्रेजों ने एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित करने के लिए व्यवस्था की थी। तो कुमाऊं में तो अंग्रेज आ ही चुके थे, ठीक है, कुमाऊं में तो अंग्रेज आ ही चुके थे। टिहरी को छोड़ दो अगर यहाँ पर, तो बाकी का जो पूरा गढ़वाल है इसमें भी अंग्रेजों ने कब्जा कर ही लिया था। तो अब इस हिस्से को रूल करने के लिए इन्होंने जो व्यवस्था लागू की उसे कहते हैं कमिश्नरी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कमिश्नर प्रणाली या कमिश्नरी जिसे कहते हैं, कमिश्नर प्रणाली, उसकी व्यवस्था लागू की अंग्रेजों ने इस बाकी के जो एरिया है इसको रूल करने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद मई 1815 से स्वतंत्रता के समय तक ब्रिटिश गढ़वाल में कुल अंग्रेज कमिश्नर हुए। अब ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नरी, क्योंकि कंबाइंड ही बता रहा हूं यहां पर, सब कुछ मिल ही चुका है ना। 1815 के बाद अंग्रेजों ने कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल में भी कब्जा कर लिया है टिहरी को छोड़ के। तो टोटल जो कमिश्नर हुए हैं वो 23 कमिश्नर हुए हैं, इतना याद रखना। 23 कमिश्नर हुए हैं, अपना ब्रिटिश गढ़वाल कह लो या फिर कुमाऊं कमिश्नरी कहते हैं, इस नाम से भी आ जाता है। तो टोटल 23 कमिश्नर हैं, 23। कुमाऊं का जो पहला कमिश्नर था जिसका कार्यकाल रहा है 9 महीने के लगभग, ठीक है, 9 महीना। तो इसका कार्यकाल लगभग 9 महीने रहा, और उसके सहायक थे, उसके बारे में बात करूंगा अभी। तो वो जो कमिश्नर था, ये क्वेश्चन आ चुका है कि पहला कमिश्नर कौन था, तो ये था ई गार्डनर। इसे याद रख लेना, ज़्यादा नहीं रहा है, सिर्फ 9 ही महीने रहा है, लेकिन ये ई गार्डनर था, ठीक है। इसका सहायक था जॉर्ज विलियम ट्रेल, ठीक, ये चीज याद रखना क्योंकि ये ट्रेल भी फिर कमिश्नर बनने वाला है। उसके बाद अच्छा, ये जो एडवर्ड गार्डनर था इसका टाइम पीरियड है 1815 से लेकर 1816, ठीक है। 15 में जिस महीने से इन्हें स्टार्ट करा हुआ उसमें 9 महीने ऐड करके 16 के स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में निपट गया होगा ये। 1815 में अल्मोड़ा के श्रीनगर डाक सेवा, अल्मोड़ा से श्रीनगर, अल्मोड़ा से लेके श्रीनगर डाक सेवा कब, 1815 में अल्मोड़ा श्रीनगर डाक सेवा शुरुआत करी। और पहला एक साला बंदोबस्त, एक साला बंदोबस्त किसने करा, आप तुम समझ ही सकते हो किसने करा होगा ये, क्योंकि 1815 में था कौन, गार्डनर, ठीक। तो इसने डाक शुरू करी और बाकी एक साला बंदोबस्त करा है। कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर, ठीक है, तो दूसरा कमिश्नर पहले में तुमने देखा होगा कौन था, सहायक था गार्डनर का, विलियम ट्रेल। अब अगले में क्या बन गया, ये बन गया कमिश्नर, ठीक है। इसने काफी सारे काम कराए हुए हैं, ठीक है, विलियम ट्रेल, विलियम ट्रेल, ठीक है।
तो ये बन गया। और ये कब से कब तक रहा? ये रहा है 1816 से लेकर 1835 तक। सन याद कर लो, इससे ज़्यादा डिटेल में वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है वैसे तो दूसरा कमिश्नर है ये, नंबर वाइज अगर देखें, लेकिन ये वास्तविक कमिश्नर इसी को कहा जाता है। ठीक है, पहला वास्तविक कमिश्नर कौन? जॉर्ज विलियम ट्रेल। ठीक हो गया। कितना लंबा टाइम रहा है देखो। उसके बाद इसने बहुत सारे काम करे हैं, जिनमें काम की अगर बात करें तो 1816 में इसने पूरे कमिश्नरी में, मतलब पूरा कुमाऊं गढ़वाल वाला पूरा अब इसको मैं कमिश्नरी के नाम से ही कहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो है एक टिहरी को छोड़ के जो बच गया वो कमिश्नरी है। ठीक है, तो पूरे कमिश्नरी में इसने डाक सेवा शुरू करी 1816 में। उसके बाद 1816 में ही इसने अल्मोड़ा में बनाई जेल। ठीक है, ये जरूरी चीज़ थी, नहीं तो पकड़ के डालेंगे कहाँ लोगों को, है ना। कंट्रोल करने के लिए पहले तो ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद 1816 में ही इसने दूसरा एक साला बंदोबस्त किया। पहला किसने किया था? गार्डनर ने किया था, तो इसने दूसरा एक साला बंदोबस्त किया। ठीक हो गया, इतने आइटम हुए। इसके बाद यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। 1817 में इसने तीसरा, ठीक है ना, त्रिशाला बंदोबस्त, त्रिशाला बंदोबस्त, अब ये 3 साल तक चलेगा। ठीक हो गया। और ये जो त्रिशाला बंदोबस्त है, ये पहला त्रिशाला बंदोबस्त था, क्योंकि इससे पहले एक साला बंदोबस्त चल रहे थे सब, ये तुम्हें पता ही है। फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं इसमें। तो 1819 में पटवारी पद बनाया इसने। ठीक है, और 1820 में चौथा भूमि बंदोबस्त करा। ये करा इसने दूसरा त्रिशाला। ठीक हो गया, 17 से 20 3 साल हो गए। तो फिर इसने टोटल नंबर की बात करें तो चौथा भूमि बंदोबस्त है, और त्रिशाला भूमि बंदोबस्त में दूसरे नंबर का है, क्योंकि पहला त्रिशाला 1817 में हुआ था। ठीक हो गया, 15, 16, 17 और फिर 20, 4 टाइम पर भूमि बंदोबस्त हो गए हैं। उसके बाद 1821 में इसने फिर पौड़ी में भी जेल बना दी। कुमाऊं वालों को अल्मोड़ा में डालेंगे और गढ़वाल वालों को पकड़ के पौड़ी में डालेंगे, पौड़ी जेल। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 1821 में बनाई थी पौड़ी जेल, बिल्कुल सही। उसके बाद है 1822 में आबकारी विभाग इसने बनाया। ठीक है, आबकारी विभाग। उसके अलावा 1823 में कमिश्नरी, यानी कि कुमाऊं वाला पार्ट, वैसे कुमाऊं कमिश्नरी पूरे ब्रिटिश गढ़वाल को भी इंक्लूड करके बोलते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी का 26 परगनों में विभाजन, मतलब जो अंग्रेजों का हिस्सा था उत्तराखंड में, उनको इसने 26 परगनों में विभाजित कर दिया। सीधी बात है ये, विभाजन। ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं 1823 में, 20 से 23 निपट गया त्रिशाला। फिर इसने पंचशाला बंदोबस्त शुरू कर दिया। पंचशाला बंदोबस्त, अब त्रिशाला के तो 2 निपट गए हैं, तो अब फिर इसने त्रिशाला नहीं करा, इसने अब 5 साल वाला बना दिया। तो 5 साल वाला अपनी तरह का फर्स्ट है पंचशाला बंदोबस्त में। और वैसे अगर टोटल बंदोबस्त की बात करी जाए तो ये 5वें नंबर का बंदोबस्त है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर 1829 में, ठीक है, फिर करेगा दूसरा पंचशाला। तो ये कोई बड़ी वाली बात नहीं है, साल तुम गिन सकते हो, 23 से लेके 29 तक 5 साल पूरे हो गए हैं। तो दूसरा पंचशाला, और टोटल नंबर ऑफ जो है ये 6वां बंदोबस्त था इसका, सब मिला के टोटल में 6ठा था, वैसे पंचशाला में दूसरा था। ठीक, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं 1833, फिर जोड़ लो। ठीक है, टोटल नंबर 7वां बंदोबस्त किया है, 7वां बंदोबस्त करा इसने।
टोटल नंबर में। और ये कौन सा था, ये भी पंचशाला था, तो पंचशाला तीसरे नंबर का रहेगा ना, दो तो हो ही चुके हैं। तृतीय पंचशाला, तृतीय पंचशाला बंदोबस्त, ठीक हो गया। उसके बाद इसने कुमाऊं कमिश्नरी का सीमांकन किया, मतलब जो अपना इन्होंने हिस्सा कब्जा रखा था वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये पूरा इन्होंने उसका सीमांकन किया। सारे काम है ट्रेल के। उसके अलावा हल्द्वानी में नगरीकरण की शुरुआत करी, मतलब हल्द्वानी में लोग वगैरह बसाने शुरू कर दिए इसने, ठीक है। हल्द्वानी में नगरीकरण की शुरुआत, नगरीकरण की शुरुआत की, ठीक। सब ट्रेल के ही काम है ये। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं, सड़क और पुलों का निर्माण कराया। नॉर्मल सी चीज़ें कराना ही पड़ेगा, सड़क और पुल नहीं रहेगी तो लोग नगरीकरण कैसे होगा किसी एरिया का। तो इसने इतने सारे काम कराए हुए हैं, लाइन बाय लाइन सब गिन लिए। भूमि बंदोबस्त देख लिया हमने, ठीक है, एक साला, फिर त्रिशाला, फिर पंचशाला। और उसके अलावा जो भी और इसने काम करा रखे हैं, जेल वगैरह बनाई हैं, आबकारी विभाग बनाया है, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो इसने कराई हैं, तो वो सारा हमने देख लिया है। अब बात कर लेते हैं आगे, किसके शासनकाल में ना वकील, ना दलील, ना अपील। तो ये विलियम ट्रेल के टाइम पर ही है। ना वकील, ना दलील, ना अपील, ये विलियम ट्रेल के ही टाइम पर ये चीज प्रचलित थी, ये उक्ति। कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर अब आया, जिसके समय में 1837 में अल्मोड़ा में कुमाऊं के प्रथम थाने का निर्माण किया गया, थाने की स्थापना करी गई, ठीक। तो ये तीसरा कुमाऊं कमिश्नर है और इसका नाम है गोबान, जॉर्ज गोबान, ठीक है। ये रहा था 1836 से लेकर के 1845 तक। तो ये तीसरा कुमाऊं कमिश्नर है। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथा कमिश्नर, जो नैनीताल में अपनी मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहा, जिसके काल 1939 से लेकर 40 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कर दिया गया। अभी तक कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय क्या था, श्रीनगर, अब वो करके पौड़ी चेंज कर दिया गया है, इसको श्रीनगर से पौड़ी मूव करा दिया गया है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय को। और 1840 में पौड़ी जिले का गठन कराए, 1840 में पौड़ी जिला बना, तभी तो वहां पर मुख्यालय को उसने स्थानांतरित कर दिया। नैनीताल एक नगर के रूप में इसने विकसित किया, यानी कि लोगों को बसाना शुरू कर दिया, तो नैनीताल का एक कहा जाए तो नगरीकरण कह सकते हैं, ठीक है, ये भी करा। उसके अलावा 1843 में नैनीताल में थाना भी बनाया, थाना कहाँ पर, नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में बनाया थाना। उसके अलावा खैरना नैनीताल मार्ग का भी निर्माण कराया। खैरना अल्मोड़ा की तरफ को जाते समय पड़ता है रास्ते में, तो खैरना नैनीताल मार्ग का मतलब ये समझ लो, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, ये है ना, ये नैनीताल हुआ, ये अल्मोड़ा हुआ, जब जाओगे तो बीच में एक जगह पड़ती है यहाँ पर खैरना, तो खैरना नैनीताल मार्ग का निर्माण कराया, ठीक, खैरना नैनीताल मार्ग का निर्माण। उसके अलावा जो काम करा, गोमती पर पुल बनाया और अपने सहयोगी जिसका नाम था हेलिस वेटन, इसकी मदद से 1840 में 8वां, अभी तक एक साला, फिर त्रिशाला, फिर पंचशाला चल रहे थे, अब इसने 20 साला बंदोबस्त कर दिया है, ठीक है। 1840 के बाद सीधा 1860 में होगा इसके हिसाब से। अब तो ये सब करा इसने, और इसका जो नाम था बंदे का जिसने ये सारे काम करे हैं, उसका नाम है जॉर्ज टॉमस लुशिंगटन,
लुशिंगटन, ठीक है, वॉशिंगटन नहीं है, लुशिंगटन है। और ये 1839 से लेकर 1847 तक था। 1847 में ये मर गया था, तो अपने आप ही पोस्ट इसकी खाली हो गई। ठीक, उसके बाद छठवां, ये तो पांचवा था। फिर छठवां कुमाऊं कमिश्नर, देखो 23 हैं टोटल, सबके सब नहीं बताएंगे, वही बताएंगे जिन्होंने कुछ ढंग के काम करे हुए हैं। फिर बाद में जो है ना स्किप करना शुरू कर दूंगा, मेन मेन काम बताऊंगा बस। तो जो छठवां कमिश्नर था कुमाऊं में, वो था, पहले नाम बता देते हैं इसका, और ये बहुत ही मतलब तगड़ा है। तगड़ा क्यों है मैं भी बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड देख लो हेनरी रैमजे का, ये है 1856 से लेके 1884। अब इसके काल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है, अगर आप यहाँ पर टाइम देखो तो पूरे देश में 1857 की चल रही थी क्रांति, अंग्रेजों को किक आउट करने के लिए। लेकिन उत्तराखंड में इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। उसका कारण यही है हेनरी रैमजे, इसलिए नहीं कि इसने मतलब दबाया उसको, इसकी जो थोड़ा योजनाएं थी वो समाज के लिए मतलब थोड़ा अच्छी सी थी, तो लोगों के अंदर इसका एक अच्छा मतलब इम्प्रेशन गया था। इसी कारण लोगों ने, उनको ये लगने लगा कि अंग्रेज तो अच्छे हैं तो इनको भगाना क्यों है। तो इसलिए 1857 की क्रांति में उत्तराखंड में कोई खास देखने नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड देख लो 1800, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देश में ना 1800 मतलब 57 की क्रांति ने काफ़ी, नहीं तो तहलका मचा रखा होता, मचाया भी था, पर यहाँ पर उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ठीक, 1856 से लेकर 1884, हेनरी रैमजे छठवां कमिश्नर, ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं इसने करा क्या है। तो इसने काम क्या करें, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। तो अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम बनाया इसने, ठीक, कुष्ठ आश्रम अल्मोड़ा ये बनाया। साथ ही साथ नहरें बनाई इसने। नहरों के अलावा तराई इम्प्रूवमेंट फंड, जो तराई वाला पार्ट है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड, इम्प्रूवमेंट फंड, ये इसने 1883 में फंड बनवाया, फंड रेज कर मतलब फंड बनवाया इसने। और आपदा प्रबंधन के लिए प्रयास करे इसने, वन विभाग का गठन करा, ठीक है। आपदा प्रबंधन हल्का हल्का लिख लो जरा, मतलब देख लो जरा, लिख नहीं भी रहे हो तो। आपदा प्रबंधन, उसके अलावा पृथक वन विभाग का गठन करा इसने, ठीक है। वन विभाग अलग से सेपरेट बनाया वन विभाग को, पृथक। उसके अलावा इसने आलू की खेती करवाई कुमाऊं में, आलू की खेती शुरुआत कराई इसने, ठीक है। और 1863 से 1800 कितना रहेगा 73, ठीक, 1863 से 1873 तक नवा 20 साला, वैसे तो 10 ही दिख रहे हैं, पर विकेट बंदोबस्त इसको कहते हैं, ये इसने कराया बंदोबस्त। 8वां बंदोबस्त था ये टोटल, ठीक है। और काठगोदाम तक रेल मार्ग का निर्माण भी इसी ने कराया था 1884 में। तो जो काठगोदाम तक पहली बार रेल आई है, आज तक भी तुम देख ही सकते हो, जहाँ तक अंग्रेज छोड़ के गए थे उससे एक पॉइंट भी आगे नहीं ली है रेल। तो काठगोदाम तक रेल मार्ग का निर्माण कराया। काठ गोदाम, ठीक है, काठ मतलब लकड़ी, गोदाम मतलब गोदाम, तो लकड़ियाँ वगैरह, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पता है हल्दू के बहुत पेड़ होते थे, और वैसे भी बहुत सारे पेड़ होते थे इस एरिया में, साल, सागौन, शीशम, ये सब। तो अंग्रेज लकड़ी से ही बहुत सारी चीज़ें करी जाती थी उस टाइम पर, काफ़ी यूज होता था लकड़ी का, तो उसका दोहन करते थे, वो काटते वगैरह थे। तो वहाँ पर गोदाम होंगे, तो इसका नाम इसलिए काठ गोदाम पड़ गया है जगह का, ठीक है। बमौरी भी कहते थे इस एरिया को, नहीं तो। उसके बाद नैनीताल का स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में इसने विकास करा। रामनगर की स्थापना, अब देखो स्थापना क्या होती है, रामनगर की स्थापना, स्थापना से मतलब ये है कि
लोगों को वहाँ पर बसा दो और उसके अलावा उनको थोड़ा बहुत फैसिलिटी दे दो, क्योंकि लोगों को तुम पकड़ के जंगलों के बीच में छोड़ोगे वहाँ तो वो लोग रह नहीं पाएंगे ना। आपने एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग बसाए और उस एरिया को बढ़िया से कनेक्टिविटी दे दी, सड़कें दे दी और इस तरीके की कुछ व्यवस्था कर दी जिससे लोग अपना जीवन यापन वहाँ पर कर पाएँ उस टाइम के हिसाब से। अब आज तो लाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, ठीक है, नेट भी चाहिए। तो उस ज़माने में थोड़ा कम चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, तो ये वाली बात है। उसके अलावा नैनीताल का स्कूली, देखो स्कूलों के नाम से तो नैनीताल काफ़ी फेमस है, तो स्कूली केंद्र, स्कूली शिक्षा का केंद्र उसके रूप में नैनीताल को इसने विकसित करा, रैमजे ने, हेनरी रैमजे। उसके अलावा अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज बनाया, ठीक है, रैमजे कॉलेज। तो ये सारे इसने काम करे हुए हैं, तो लोगों के लिए काफ़ी मतलब अच्छा इसने एक अपनी थोड़ी, ये वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है। और ये मतलब काफ़ी फेमस था लोगों के बीच में। तो अगला क्वेश्चन सुनो पहले। वह कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा जानता था, स्थानीय लोग उसको रामजी साहब, अब तुम समझ ही गए होगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये पहाड़ी भी जानता था, मतलब ऐसा नहीं अंग्रेज है तो अंग्रेजी झाड़ रहा है इधर, इसको पहाड़ी आती थी, इसको लोग रामजी साहब कहते थे। अब सोचो जरा, मतलब पहाड़ी बोलते हो कैसे लगते होंगे, ठीक है। तो रामजी साहब, और अंग्रेज लोग इसको कुमाऊं का राजा कहते थे, कुमाऊं का राजा ये कहते थे इसको अंग्रेज, ठीक है। और रामजी साहब कहते थे इसको जो लोग थे यहाँ के स्थानीय लोग, ठीक। और इसने अपने रहने के लिए अल्मोड़ा, उसके अलावा बिनसर, ठीक है, और उसके अलावा रामनगर और तराई, तराई मतलब उधम सिंह नगर वाला एरिया, इतने जगह पर इसने मकान बनवाया था अपने लिए। जहाँ मन करे वहाँ जाओ और वहाँ पर रहो। जब अल्मोड़ा का टूर लगेगा तो अल्मोड़ा में रहेंगे, बिनसर का लगेगा तो बिनसर में रहेंगे, और रामनगर इसने स्थापना ही करवाई, तो ये वाली बात है। उसके बाद वह सबसे लोकप्रिय कमिश्नर जिसका कार्यकाल 28 वर्ष, ये सर्वाधिक कार्यकाल है, ठीक। ये सभी कमिश्नरों में सबसे ज़्यादा कार्यकाल यही है, 28 साल। कुमाऊं के 23 कमिश्नरों में सबसे ज़्यादा कार्यकाल है 28 साल। काफ़ी लोकप्रिय कमिश्नर है, 28 साल इसका कार्यकाल रहा है। और ये बेताज बादशाह इसको कहते थे, बेताज बादशाह। समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, एक ही बंदे की बात चलने में लगी हुई है। और इसके काल को ब्रिटिशों का स्वर्ण काल, ब्रिटिश का स्वर्ण काल, क्योंकि जहां देश में 1857 जैसी क्रांतियां हो रही थी, यहाँ कुछ नहीं था, उत्तराखंड में सब मस्त चल रहा था, पहले से भी अच्छा चल रहा था बल्कि, तो इसलिए ये ब्रिटिशों के लिए फ़ायदेमंद ही हुआ। तो ब्रिटिशों का स्वर्ण काल इसके टाइम पीरियड को कहते हैं, ठीक है। और समझ ही गए होगे हेनरी रैमजे। अब बात करते हैं 7वां कमिश्नर, छठा था हेनरी रैमजे। कई बार ऐसा भी पूछता है कि हेनरी रैमजे कौन से नंबर का कमिश्नर था, तो ये 6th था, ठीक है ना। ये याद कर लेना क्योंकि रैमजे थोड़ा फेमस है, होना चाहिए, ट्रेल होना चाहिए और साथ में रैमजे, ये इतने मतलब ये तो याद होने ही चाहिए। 7वां कमिश्नर की बात करें, फिशर था, और इसका जो कार्यकाल रहा है वह है 1884 से लेके 85 तक, ठीक। 7वें की बात, फिर अगला 8वां कमिश्नर की बात करें तो H.G. रॉस था, ठीक, रॉस। और इसका कार्यकाल रहा है 1885 से लेके 87 तक, ठीक हो गया। उसके बाद 9वां कमिश्नर की अगर हम बात करें तो 9th कमिश्नर है J.R. रीड, J.R. रीड। इसका कार्यकाल रहा है 1887, 1887 से लेके 89 तक, ठीक। H.J.R. रीड। और इसके टाइम पर हथियारों की लाइसेंसिंग की गई, हथियारों की लाइसेंसिंग, ठीक है, हथियारों की लाइसेंसिंग नीति।
इसका मतलब क्या है कि जिसको जो भी जिसके पास हथियार रहेगा, पहले तो क्या होता था, ऐसे कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं थी, मन खरीदने की अगर कैपेबिलिटी है खरीदो और रख लो। तो उससे कई बार क्या होता, अंग्रेजों को ही ठोक देते थे लोग गोलियां। तो इसीलिए इन्होंने लाइसेंस वगैरह बनवा दिए फिर, कि जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसके हथियार जब्त कर ले जाएंगे, अवैध माना जाएगा, उसको सजा भी दी जाएगी। और क्या है, इनको तो तरीके चाहिए थे। उसके बाद 90 के बाद 10th कमिश्नर की अगर हम बात करें तो 10th कमिश्नर था जी ई अर्स्किन। जी ई अर्स्किन ये था 10वां। लास्ट के याद कर लो, ये आगे की जी ई ये सब कोई फायदा है नहीं। तो ये था 10वां कमिश्नर। और इसने जो करा वो था 1891 के टाइम पर अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा प्लस नैनीताल, ये जो मैंने पहले परसों पढ़ाया था उसमें ये चीज़ मैंने बताई थी, जहाँ पर सब डेट वगैरह लिखी थी। तो वहाँ पर देखा होगा तुमने, इन दोनों जिलों का जो बनने का टाइम है एक साथ है, तो इनने अल्मोड़ा और नैनीताल जिले गठित कर दिए, जिला बना दिया मतलब इनको। उसके बाद 11वें कमिश्नर की बात करें तो इसने कुछ खास स्पेशल करा नहीं है, रॉबर्ट्स है, ठीक, पूरा नाम है इसका डीटी रॉबर्ट्स, डीटी रॉबर्ट्स। उसके बाद 12वां कमिश्नर आ गया, और 12वां कमिश्नर था ई ग्रिग, ठीक है। इस ग्रिग का टाइम पीरियड रहा 1894 से लेके 1898 तक, 1894 से लेके 1898 तक ये टाइम पीरियड रहा है ई ग्रिग का। और इसने क्या करा, 10वां तीसरा 20 साला बंदोबस्त। टोटल जो बंदोबस्त है वो 10वें नंबर का बंदोबस्त हो गया है, और 20 साला बंदोबस्त की बात करें तो तीसरा 20 साला बंदोबस्त है जो इसने करा, ठीक हो गया। 13वां कमिश्नर है 13वां कमिश्नर है हैमिल्टन, पूरा नाम है इसका R.E. हैमिल्टन, R.E. हैमिल्टन, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें तो 1899 से लेके 1902 तक ये इसका टाइम पीरियड है। और इसने क्या करा, इसने करा नैनीताल में थाना और देहरादून तक रेल लाइन, नैनीताल में बनाया इसने थाना और देहरादून में बनाई इसने रेल लाइन, ठीक। तुम सोचोगे भाई रेल लाइन क्यों बनाते थे अंग्रेज, तो रेल लाइन इसलिए नहीं बनाते कि लोगों को कोई फायदा मिले, लोग यहाँ से वहाँ जाएं, बिल्कुल भी नहीं। रेल बना के क्या होता था, सामान ढोने में मदद मिलती थी, लोगों से ज़्यादा वो सामान ढोने के काम आती थी। तो अब पेड़ से यहाँ पर क्या था, पहाड़ों में पेड़ वगैरह थे, एक से एक बेशकीमती लकड़ियाँ वगैरह थी, तो सब काटो, ट्रेनों में ला दो और निकलते बनो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि उनको कोई यहीं से तो काम था नहीं ना, पूरे इंडिया में ही फैले हुए थे अंग्रेज। तो बस लूटने के लिए उन्होंने ये चीज़ें करी हैं, जितना भी डेवलपमेंट आप देख रहे हो अंग्रेजों का, ये था सब लूटने के लिए। उसके बाद 14वें कमिश्नर की बात करें तो AMW शेक्सपियर, AMW शेक्सपियर, ठीक है, ये था 14वां कमिश्नर। और इसका टाइम पीरियड रहा 1903 से लेके 5 तक, 1905, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट की 15वें की, J.E. कैंपबेल, ठीक हो गया, J.E. कैंपबेल, ये था 15वां। और इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये रहा है 1905 से लेके 1914 तक। और इसने क्या करा, इसने कुली एजेंसी बनाई थी, ठीक। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। तो ठीक है सही चल रहा है हिसाब किताब। 15वें के बाद बात कर लेते हैं 16वें की। तो 16th नंबर का जो कमिश्नर है, देखो 16वें नंबर का है, ये है पर्सी
विंडम, पर्सी विंडम, विंडम, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1914 से लेकर के 1924 तक, 10 साल हो गए बिल्कुल। और इसने जो मेन मेन काम करे थे, कुछ ज़रूरी काम जो होते हैं, क्योंकि करते तो सभी हैं पर जो थोड़ा बहुत मेन काम है, तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी इसने बनाई थी, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। उसके अलावा इसने किया वाटर रूल्स, वाटर रूल्स ये 1917 में इसने बनाए, 1921 में बनाई थी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। उसके अलावा 1921 में ही इसने करी थी, इसी के टाइम पर हुआ था कुली बेगार प्रथा का अंत, ठीक है। ये इसने नहीं करा था, लोगों ने करा था मतलब, लेकिन टाइम पीरियड इसी का था जब कुली बेगार का अंत हुआ था। जो कुली बेगार वाले रजिस्टर थे वो सरयू में बहा दिए थे, ठीक हो गया। और लास्ट में जो 1923 है, अब जब बेगार प्रथा का अंत हो गया तो जो कुली एजेंसी बना रखी थी ना, एजेंसी, उसका भी एंडिंग हो गया 1923 में। अब 16वें के बाद अब बात कर लेते हैं 17वें कमिश्नर की। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, जो इसके कमिश्नरों को पूरा कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो 17वां कमिश्नर कौन था? एनसी स्टिप, एनसी स्टिप, ये था 17वां कमिश्नर। टाइम पीरियड की बात करें तो 1925 से लेके 31 तक ये रहा। और इसके काम की अगर बात करें तो इसके टाइम पर 1928 में, ठीक है, 20 साला बंदोबस्त हुआ। कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है, तो चौथा 20 साला। और टोटल अगर बंदोबस्त की बात करें तो ये हो गया 11वां, और ये था अंतिम बंदोबस्त, बस इसके बाद फिर बंदोबस्त नहीं हुआ। तो ये चौथा 20 साला बंदोबस्त हुआ, जो कि टोटल बंदोबस्त होकर उसमें 11वें नंबर पे था, और ये अंतिम बंदोबस्त था, ये इसी के टाइम पे हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद 18वें कमिश्नर की बात करें तो इसके टाइम पर बनी थी वन पंचायत, ठीक, और 1931 में बनी थी वन पंचायत, ये भी चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। इस कमिश्नर का नाम है एल एम स्टब्स, ठीक, एल एम स्टब्स। उसके बाद बात कर लेते हैं, अच्छा टाइम पीरियड मैंने नहीं बताया शायद, टाइम पीरियड हमने नहीं बताया एल एम स्टब्स का, ये 31 से लेके 33 तक रहा, 2 साल, ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं 18वें के बाद 19वां कमिश्नर। तो 19वां कमिश्नर था एल ओ गोयन, और ये रहा 1933 से लेके 35 तक, 2 साल, ठीक हो गया। 20वां कमिश्नर था ए डब्ल्यू इबर्टसन, इबर्टसन, ठीक हो गया। और इसका टाइम पीरियड रहा 35 से लेके 1935 से लेके 39 तक, ठीक हो गया। 20 पहुंच गए। 21वां था इसमें जी एल विवियन, जी एल विवियन, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है ये 39 से लेके 41 तक, 2 साल। उसके अलावा 22 हो गया टीजेसी एक्टन, ठीक है, एक्टन, एक्टन, गलत लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्टन, ये था। और ये रहा 1941 से लेके 40 तक। 22 के बाद 23वां कमिश्नर रहा डब्ल्यू डब्ल्यू फिनले, ठीक है। और ये कब तक रहा होगा? ये रहा था 1943 से लेके 47 तक। 47 में अपना देश हो गया आज़ाद। और स्वतंत्र भारत के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर नोट कर लो,
फिनले के बाद। फिनले तो बेचारा 47 में गया, लेकिन जो स्वतंत्र भारत है, अब क्योंकि भारत जो है वो स्वतंत्र हो चुका है 47 में, तो स्वतंत्र भारत में कुमाऊं के पहले कमिश्नर, ठीक है, स्वतंत्र भारत में कुमाऊं के पहले कमिश्नर। क्यों? क्योंकि 47 में तो फिर फिनले चला गया, और वैसे अगर देखा जाए तो 24वें नंबर का है ये कमिश्नर, लेकिन ये 23 तो अंग्रेज थे, 24वां अपना इंडियन बना, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हो गया था। तो ये 1 साल के लिए रहा है, ठीक है। और इस बंदे का नाम है के.एल. मेहता। के.एल. मेहता, बस इसको याद रख लेना, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये इसलिए है, ये स्वतंत्र भारत में पहला कुमाऊं कमिश्नर था, स्वतंत्र भारत में, ठीक है, अंग्रेजों के जाने के बाद। तो आज के दिन में इतना ही करते हैं। आई होप कि वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी।